हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गुरप्रीत कौर है और मैं फिर से आई हूँ आपके सामने अपना रीडिंग कमिटमेंट चैलेंज को आगे बढ़ाते हुए। जो बुक मैं पढ़ रही हूँ वो है इमोशनल इंटेलिजेंस और उसके ऑथर है मिस्टर डेनियल गोलमैन। तो हम पढ़ रहे थे फैमिली क्रूसिबल के टॉपिक को, जिसमें कि हम ये बात कर रहे थे कि बच्चों के ऊपर जो है वो अर्ली इमोशनल लाइफ का क्या इफ़ेक्ट आता है और उनके ईक्यू के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है। तो हमने कल एग्जाम्पल्स के थ्रू ये पढ़ा था कि जो बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी अपने आसपास से इमोशंस को ले लेते हैं और उसी को वो शो भी करते हैं। फिर इसमें जो है ये बताया गया है कि जो इमोशनल लर्निंग जो है वो अर्लियर ईयर्स में बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि उस टाइम पे बच्चों का सिर्फ इमोशनल माइंड ही डेवलप होता है, रैशनल माइंड डेवलप नहीं हुआ होता। तो इस तरह से उनको सिर्फ उस टाइम पे इमोशंस की लैंग्वेज ही समझ में आती है। वो हर एक सीन को, हर एक घटना को इमोशंस के लेंस के थ्रू ही जानते हैं वो बच्चे, ठीक है। तो किसी भी बच्चे की इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी है वो 7 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जो कि कॉन्फिडेंस, क्यूरियोसिटी, इंटेंशनैलिटी इज कि द विश एंड कैपेसिटी टू हैव एन इम्पैक्ट एंड टू एक्ट अपॉन दैट विद परसिस्टेंस। मतलब कि वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या कैपेसिटी है कोई इम्पैक्ट डालने की किसी के ऊपर, और वो उसके लिए क्या कर सकते हैं और कितना परसिस्टेंट एफर्ट डालते हैं बच्चे, ठीक है। इंटेंशंस, ओके। सेल्फ कंट्रोल, वो अपने एक्शंस को, अपने बिहेवियर को कितना सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं। रिलेटेडनेस, कि वो एबिलिटी टू एंगेज विद अदर्स बेस्ड ऑन द सेंस ऑफ बीइंग अंडरस्टूड बाय एंड अंडरस्टैंडिंग, वो अपने आप को कितना रिलेट कर पाते हैं बाकी बच्चों के साथ, कि उनको कितना समझ पाते हैं और उनसे खुद को कितना अंडरस्टूड हो पाते हैं। कैपेसिटी टू कम्युनिकेट, वो कितना कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड कोऑपरेटिवनेस, कि उनको क्या चाहिए और वो बाकी लोगों को क्या चाहिए उनसे, इन दोनों में वो कैसे बैलेंस बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं बच्चे इमोशनल इंटेलिजेंस से ही सीखते हैं और यही 7 की इंग्रेडिएंट्स हैं बच्चों के डेवलपमेंट की। अब इमोशनल बेसिक्स को जो है वो हम ठीक कैसे कर सकते हैं। कल मैंने आपके साथ एक एग्जांपल शेयर किया था कि अगर बच्चा रात को उठ जाता है तो उसकी मदर जो है वो उसके साथ कैसा बिहेव करती है, ये उसके ऊपर डीप इम्पैक्ट डालता है। एंड दिस कुड हैपन एज अर्ली एज 2 to 3 months, ओके। तो वो भी बच्चे की जो है वो इमोशनल मेमोरीज बना देती हैं। तो बच्चा ऐसी सिचुएशंस में आगे जाके उसी तरह से रिएक्ट करता है। इसमें बहुत ही जो है वो ऐसा एक सर्वे किया गया कि जिनके पेरेंट्स जो होते हैं वो ठीक नहीं हैं, वो डिप्रेस्ड हैं, एब्यूज़िव हैं, इमेच्योर हैं या क्रॉनिकली एंग्री रहते हैं, तो उनके बच्चे जो हैं, द किड्स, दोज पेरेंट्स, दे आर मोस्ट एंशियस, इनअटेंटिव, एपैथेटिक, ऑल्टरनेटली एग्रेसिव एंड विड्रॉन। तो ये फीलिंग्स उन बच्चों में आ जाती हैं, ठीक है। A child who cannot focus his attention, who is suspicious rather than trusting, sad or angry rather than optimistic, destructive rather than respectful, and one who is overcome with anxiety, preoccupied with frightening fantasy, and feels generally unhappy about himself. Such a child has little opportunity at all, let alone equal opportunity, to claim the possibilities of the world as his own. ऐसा बच्चा जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ तो छोड़िए, उसको बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं या ले पाता है, जिसमें कि वो ऐसा फील करता है कि ये दुनिया उसके लिए भी बनी है। अब बुलीज़ कैसे रेज होते हैं। एक्चुअली इस बुक के कंसेप्ट के हिसाब से जो एग्रेसिवनेस है वो जनरेशन टू जनरेशन पास होती है, क्योंकि जैसा बिहेव हम अपने बच्चों के साथ करते हैं, बच्चे हर सिचुएशन में उसी बिहेवियर को इमिटेट करते हैं। तो इसमें एक एग्जांपल दिया गया है कि प्ले स्कूल में एक एक्सपेरिमेंट किया गया 2-2.5 घंटे के लिए,
कुछ ग्रुप्स बनाए गए, उनमें मतलब कुछ ऐसे बच्चे मिक्स किए गए जो कि स्ट्रेस्ड एनवायरनमेंट से आए थे और जो नॉर्मल एनवायरनमेंट से, जिनका घर पे स्ट्रेस एनवायरनमेंट था और जिनका नॉर्मल एनवायरनमेंट था, ठीक है। तो जो बच्चे स्ट्रेस्ड एनवायरनमेंट से आए थे उन्होंने बहुत ही एग्रेसिव बिहेवियर शुरू किया। ये ध्यान रखिए, मैं जो एक्सपेरिमेंटेशन की बात कर रही हूँ वो मैं प्री स्कूल की, टॉडलर्स के प्ले स्कूल की बात कर रही हूँ। तो वहाँ पे 2 से 5 साल तक के बच्चे थे। तो उनमें ये किया गया कि एक बच्ची को जो है वो रुलाया गया, द गर्ल वॉज क्राइंग अ लॉट, और उसके अकॉर्डिंग ये बिहेवियर देखा गया कि बाकी जो उसके प्लेमेट्स हैं, हाउ डू दे बिहेव। तो उनमें से जो एब्यूज़िव बैकग्राउंड से आ रहे थे उन्होंने एब्यूज़िव ही बिहेव किया, या तो वो डर रहे थे उससे, या फिर वो उस पर गुस्सा कर रहे थे, या फिर कुछ तो उसको हिट करने तक चले गए। एक आध बार उसको पैट करके जब उस गर्ल ने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो दे एक्चुअली हिट हर आउट कि वो रो क्यों रही है। दैट शोड एक्चुअली कि जिस बैकग्राउंड से वो आ रहे थे, इससे ये इन्फ्लुएंस निकाले गए कि वो बच्चे जिस होमली एटमॉस्फेयर से आते हैं वहाँ पे उनके पेरेंट्स उनको उसी तरह से ट्रीट करते हैं। अब अगर एब्यूजिवनेस ज़्यादा हो जाती है तो एम्पैथी जो है वो ख़त्म हो जाती है। सिमिलरली जैसे मैंने इस एग्जाम्पल में बात की कि वो कुछ बच्चों ने उस गर्ल के ऊपर हाथ तक उठाया, उसे मारने की कोशिश की, तो वो जो है क्या हुआ, उनमें एम्पैथी नहीं थी, दे डिडंट केयर अबाउट दैट गर्ल, जो कि बच्चों में एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है इस एज में। आप अगर छोटे बच्चों को देखेंगे, आप एक को मारेंगे दूसरा जाके उसको चुप कराता है, सिबलिंग्स में भी ये होता है ना। तो लेकिन ये एक छोटे बच्चों में ये नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है। तो वो एम्पैथी जो उनमें नेचुरली होनी चाहिए थी, जिस बच्चे को प्यार मिलेगा वो प्यार दिखाएगा, जिस बच्चे को गुस्सा मिलेगा वो गुस्सा ही दिखाएगा आगे। सो दिस इज़ हाउ एग्रेसिवनेस गोज जनरेशन बाय जनरेशन। तो failure of empathy is actually repeated over generation, with brutal parents having themselves been brutalized by their own parents in their childhood। तो वो इस चीज़ को नहीं समझते कि अगर हमें इल ट्रीटमेंट मिली है तो हमें अपने बच्चों को इल ट्रीट नहीं करना है। कहीं ना कहीं ये साइकिल को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है अगर हम रिस्पॉन्सिबल एम्पैथिक इंडिविजुअल्स रेज करना चाहते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट फैमिली क्रूसिबल। कल हम नए टॉपिक को शुरू करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।